कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अति जश्न के साथ कमरे में आई तो जश्न को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपने तो देखा था मेरे पास कुछ नहीं था। आप मुझ पर इतना यकीन तो करते हैं ना? अति ने पूछा तो जश्न ने उसकी तरफ देखा। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है, जिसका हिसाब तुम्हें अब देना पड़ेगा, जश्न ने कहा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जश्न को यूं अपनी शर्ट उतारते देख अति की आंखें बड़ी हो गई। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। उसकी आवाज़ अटकने लगी थी। जश्न का बिना कपड़ों का ऊपरी बदन वो उसकी सांसें अटका दे। आवाज़ तो चीज ही क्या थी। उसका वो 42 इंच का सीना, वो भी पूरी तरह से ट्रेन, उभरे हुए मसल्स और 8 पैक एब्स, और सबसे कातिलाना उसका वो कानों में पहना हुआ डायमंड स्टड जो उसके हुस्न की चुगलियाँ करता था। जश्न उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो पीछे खिसकने लगी और दीवार से जा लगी। उसे यूं दीवार से लगते देख जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखे और अति के ऊपर पूरी तरह से झुककर बोला, अगर कहो तो दीवार में एक सुरंग निकलवा दूं, फिर जितना मर्जी पीछे होना, पर याद रखना जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझसे दूर नहीं जा सकती। डरती नहीं हूँ मैं आपसे, और आपसे क्या, किसी से भी नहीं डरती मैं, अति ने फिर से अटक अटक कर कहा। तो जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फिर से तैर गई। वो बिल्कुल अति के चेहरे के करीब आया और बोला, अच्छा, फिर गाड़ी से उतरकर भागते हुए मेरे सीने से क्यों जा लगी थी, और ये क्यों कहा कि शुक्र है आप आ गए, बहुत डर गई थी मैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अति ने अपनी थूक गटकते हुए कहा। जश्न के इतना करीब होने से उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। कपड़े उतारो, जश्न ने अब उसके ऊपर से हटकर कहा तो अति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से जश्न को देखती रही। क्या हुआ, यूं सहम क्यों गई, कपड़े नहीं बदलने क्या तुम्हें? जश्न ने फिर से गंभीर होकर कहा तो अति का मुंह बिल्कुल उतर गया। जश्न ने व्यंग से होठ हल्का सा ऊपर उठाया और बोला, मैं एक ही बात बार बार नहीं कहता, कपड़े उतारो। अति ने अपना होठ हल्का सा बाहर निकाला और नाक फुलाकर जश्न को देखने लगी। क्यूटनेस ओवरलोडेड, छोटी सी नाक, वो भी बिल्कुल लाल, और आंखों में हल्की हल्की नमी। उसने जश्न को हल्का सा धक्का दिया और बोली, जब देखो आप यूं ही मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहते हैं, बात बात पर कपड़े उतारते रहते हैं, कभी अपने कभी मेरे। आपको पता भी है कपड़े उतारने से क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, कपड़े उतारने से क्या होता है? जश्न ने सवाल कर ही लिया तो अति के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने नजरें चुराते हुए कहा। जश्न एक बार फिर से उसके करीब आया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो या तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, या फिर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे डरा रहे हैं ना? आप यही चाहते हैं ना कि मैं मान लूँ कि मैं आपसे डर लगता है? हाँ, चाहता तो यही था, लेकिन अब तो मुझे मेरे सवाल का जवाब भी चाहिए, जश्न ने कहा और फिर उसके कानों के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, कपड़े उतारने से होता क्या है? अति बेचारगी से उसे देख रही थी। वो अब कैसे उसे बताए कि क्या होता है। जब जश्न उसके सामने कपड़े उतारता है तो वो कितनी कोशिश करती है अपनी आंखों को इधर उधर मटकाने की, लेकिन वो कम वक्त तो बस उसके ऊपर ही टिक कर रह जाती है। गला सूखने लगता है और होठ थर थर काँपने लगते हैं, पेट में तितलियाँ सी उड़ती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर उसे ये सब होता है तो क्या जश्न को भी ऐसा कुछ महसूस होता होगा? वो तो उससे कितना बड़ा है, क्या उसके शरीर में भी कुछ ऐसे ही एहसास होते होंगे? और वो तो एक आदमी है। कालिंदी के कोठे पर उसने सब लड़कियों से सुना था कि मर्दों को क्या क्या इच्छाएं होती है। सोचते सोचते ही अति को उनकी पहली किस याद आने लगी। बताओ ना, चुप क्यों हो? अगर कुछ मन कर रहा है तो बता दो। छी, कितने गंदे हैं आप, कहते हुए अति ने मुंह बनाया। हद है, इसमें गंदे वाली क्या बात है? मन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ खाने का, कुछ पीने का। हाँ, वो बात अलग है, जो तुमने सोचा वो बहुत अच्छा है। अति का मन कर रहा था अपना सिर दीवार पर पीट ले। ये शख्स हर बार उसे अपनी बातों में फंसा लेता है।
आप तो मुझसे गुस्सा थे ना, मैं आपको बिना बताए चली गई, तो अब अपना गुस्सा निकालिए मुझ पर। तुम फिक्र मत करो, उसका हिसाब तो अच्छे से लिया जाएगा। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो या फिर सज़ा पूरी करो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। फिलहाल तो अति के दिमाग में ये सिर्फ 3 लफ्ज़ ही तबाही मचा रहे थे। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे आपसे डर लगता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, जश्न ने अति की बात को बीच में काटते हुए कहा। अति अब पूरी तरह से खींच गई। उसने जश्न को गुस्से से देखा और बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। कहते हुए उसने अपनी कुर्ती के आगे के लगे 2 बटन खोल दिए। यही चाहते थे ना आप, तो यही सही। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जश्न की आंखें खुली थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हो रहा है क्या कुछ अब? उसका फिर वही सवाल सुनकर अति और भी ज़्यादा खींच गई। वो हल्का गुस्से में चीखते हुए बोली, मेरा जवाब छोड़िए, पहले आप बताइए क्या आपको कुछ नहीं हो रहा? उसका वो सवाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। जश्न की मुस्कुराहट से अति और भी ज़्यादा चिढ़ रही थी। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से दीवार से लगा दिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, गहरी शांति थी। उसने झुककर उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं वो नामर्द नहीं जिसकी नीयत किसी लड़की को पूरे कपड़ों में देखकर भी बिगड़ जाए। मैं वो मर्द हूँ, लड़कियों के कपड़े क्या, वो खुद भी खुद को मुझे सौंपना चाहे तो मेरी नीयत नहीं बिगाड़ सकती। अति उसका जवाब सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। क्या सच में इस शख्स की सच्चाई यही है जो उसके होठों से बयान होती है, या वो जो उसके दूसरों के मुंह से सुनी? अलमारी से दूसरे कपड़े लो और पहन लो, जश्न ने कहा और पलट गया। अति की आंखें नम हो चुकी थी। क्या सच में मैं इनके बारे में गलत सोच रही हूँ? ये वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे सब कह रहे हैं। तो फिर ये उस गंदी जगह पर क्यों जाते थे रोज़? अति खड़ी सोचती रही थी। उसे जश्न की ठंडी उंगलियां अपने गर्दन पर महसूस हुई। सोचते हुए उसने आंखें बंद कर ली थी। अब जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जश्न का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। अति वहां से जाने लगी तो जश्न ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और दीवार से लगाते हुए बोला, वैसे तुम्हें जो कुछ कुछ होता है वो सबको होता है, बस फर्क इतना है कि तुम इन्हें छुपा नहीं पाती। ये गोरे गोरे गाल जब लाल हो जाते हैं तो लगता है कायनात कयामत ढा रही है। उसके कहने में ना जाने कैसी मदहोशी थी। अति का दिल धक से कर उठा और उसने अपना चेहरा फेर कर गहरी सांस ली। उसकी सांसों का शोर जश्न को सुनाई दे रहा था। हल्का सा वो आगे की तरफ बढ़ा और उसके गालों को हल्के से चूम कर बोला, फूलों पर छाई इस लाली को पीने वाला भौरा हूँ मैं। अति के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने जल्दी से जश्न के सीने पर हाथ रख दिए। दरवाजे पर नॉक हुआ तो जश्न ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने रमा आंटी हाथों में खाने के लिए खड़ी थी। जश्न ने उन्हें हल्का सा मुस्कुरा कर देखा और उनसे वो ट्रे लेकर वापस कमरे में आ गया। जश्न खाना टेबल पर लगा रहा था और अति उसे देख रही थी। पहले उसे बहुत डर लग रहा था कि वो बिना पूछे घर से बाहर चली तो गई, लेकिन उसकी इस गलती पर कहीं ये सुतली बम फट न जाए। लेकिन जश्न ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, पर इस बात पर तो उसे और भी अजीब लग रहा था। अति भी सामने सोफे पर बैठकर अपने लिए खाना परोसने लगी तो जश्न ने उसके आगे से खाना हटा लिया और बोला, तुम खाना नहीं खाओगी, आज तुम भूखी ही सोओगी। अति ने हैरानी से उसे देखा और मासूम सा मुँह बनाते हुए बोली, पर क्यों, मैंने क्या किया है? मुझे भी खाना खाना है। जब इस घर को छोड़कर जा रही थी तो क्या सोचकर जा रही थी कि रात को जहाँ पर भी जाओगी आगे तुम्हें 56 भोग मिलेंगे? ना ही जेब में एक पैसा था, ना ही कोई रकम, रहने का ठिकाना। बहुत शौक है ना ज़बरदस्ती दुनिया की ठोकरें खाने का, तो आज तुम वही खाओ। खाना सिर्फ मैं खाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मुझे भूखे कैसे रख सकते हैं? जब तुम खुद भूख से मरना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि जब आज रात भूखे कहीं सड़क पर सोना पड़ता तो कैसा महसूस होता। बहुत शौक है ना अपनी मर्जी करने का, तो अब भुगतो। जश्न की बातें कड़वी थी लेकिन सच थी। आप नाराज़ हैं मुझसे? सिर्फ नाराज़ नहीं, बहुत नाराज़, जश्न ने कहा और फिर अपना खाना शुरू कर दिया। अति ने घूर कर उसे देखा और फिर मुँह सिकोड़ते हुए बोली,
अगर आप मुझसे गुस्सा हैं तो आप खाना कैसे खा सकते हैं? गुस्से में तो इंसान खाना खाता ही नहीं। वो और लोग होंगे जो गुस्से में खाना छोड़ते होंगे। जश्न सिंह शेखावत तो गुस्से में भी भरपेट खाता है और रोज़मर्रा से ज़्यादा खाता है। उसके गुस्से को भी भूख लगती है। अगर मैं भूखी रहूँगी तो आपको अकेले अकेले खाना अच्छा लगेगा? अवंती मुँह लटकाते हुए बोली। इमोशनल ब्लैकमेल। खाना आदमी अपनी भूख के हिसाब से खाया जाता है, किसी और की भूख के हिसाब से नहीं, जश्न ने कहा और फिर अपना खाना जारी रखा। बस यही सब देखकर मुझे समझ नहीं आता कि आपका सही मूड कौन सा वाला है, ये गुस्से वाला या अभी जो थोड़ी देर पहले था, अति ने गुस्से से कहा और अपनी जगह से उठ गई। जश्न ने उसे उठते देखा तो बोला, थोड़ी देर पहले क्या था? कुछ अलग था क्या? अति ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि शायद इस बंदे के अंदर कोई एंटीना लगा हुआ है जो बार बार हिल जाता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने कहा और बेड की तरफ चली गई। उसका वो नखरा और अदाएं देखकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे अगर बता दो कि थोड़ी देर पहले मूड कैसा था तो खाना खाने दूंगा। जश्न की बात सुनकर अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से उसे घूरती रही। जश्न ने हाथ में निवाला लिया और उसके सामने बढ़ाकर मुंह से पाउट बनाते हुए फ्लाइंग किस दी तो अति नाक फुलाकर जाकर बेड पर लेट गई। जश्न ने अपना खाना खत्म किया और फिर एक प्लेट लेकर बेड की तरफ आ गया। अति तकिए में नीचे मुँह छिपाकर रो रही थी। उसकी सिसकियाँ जश्न को सुनाई दे रही थी, पर शायद ये ज़रूरी था। अति को उसकी गलती का एहसास करवाना ज़रूरी था। जश्न ने प्लेट बेड पर रखी और अति को एक हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। रो रो कर लाल हुआ नाक देखकर जश्न के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अति के वो लाल लाल नाक बहुत प्यारा लगता था। अति रोती हुई आंखों से उसे देख रही थी। जश्न ने निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसने चेहरा घुमा लिया। जश्न ने एक हाथ से उसका चेहरा अपने सामने किया और बोला, प्यार वाले मूड से खिला रहा हूँ, गुस्से वाला मूड भी है ऑप्शन में, अगर इच्छा हो तो बता दो। नहीं, ये प्यार वाला ही सही है, अति ने कहा और मुंह खोल दिया। जश्न एक एक निवाला बनाता और अति वो प्यार से खिलाता। अति की आंखों में आंसू आने को आतुर थे। अपनों ने पराया कर दिया, अपने मतलब के लिए एक दलदल में फेंक दिया, पर उस दलदल से एक पराया अपने घर ले आया और अपनों से बढ़कर अपना बना लिया। पर क्यों क्यों कर रहा है जश्न ऐसे? भूल मत कि वो तुझे किस जगह से लाया है। अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसके शौक भी तू समझ रही होगी। आज तो है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो वो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा, ये तो तू सोच भी नहीं सकती। रागिनी जी की बात अचानक से ही उसे याद आ गई। अति रागिनी जी की बातों के बारे में सोच रही थी कि जश्न ने उसे पूरा खाना खिला भी दिया था। जश्न महसूस कर पा रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोई हुई है। उसकी आंखों में ठहरी हुई नमी बता रही थी कि वो इस वक्त जिस बात के बारे में भी सोच रही है वो बात उसे अंदर तक कितना परेशान कर रही होगी। खाना तो खत्म हो गया, कहो तो प्लेट और चम्मच भी साथ ही खिला दूं, जश्न ने कहा तो अति अपनी सोच में से बाहर आई और एकदम से कांप गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी मुँह हाथ धोकर आती हूँ। बाथरूम में जाकर उसने खुद को संभाला। रागिनी जी एक माँ है और माँ से बेहतर तो बच्चे को कोई नहीं जानता। तो क्या जो उन्होंने कहा वो सच था या फिर जश्न जी जैसे मेरे साथ पेश आते हैं वो सच है? भले ही उनकी बातें कड़वी होती है लेकिन सच भी तो होती है। कभी गुस्सा करते हैं तो कभी प्यार भी तो करते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा समझा कर अपनी बातें समझा भी लेते हैं। अगर वो मुझे उस जगह से बाहर नहीं लाते तो शायद आज मैं भी। कहते कहते उसकी ज़बान भी कांप गई और आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे वहाँ से लाए क्यों? मेरे तो अपनों ने मुझसे किनारा कर लिया, इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, तो ये मुझे इतना अपनापन कैसे दे सकते हैं? किस पर यकीन करूं और कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आईने के सामने वाश बेसिन पर झुककर खड़ी वो काफ़ी देर इस बात के बारे में सोचती रही और फिर एक गहरी और ठंडी सांस लेकर हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई।
जश्न ने अति के जाने के बाद बर्तन उठवा दिए थे और खुद भी बेड की एक साइड जाकर लेट गया था। अति ने उसे लेटे हुए देखा तो थोड़ा हैरान हो गई। वो भी आई और बेड की दूसरी तरफ हालती पालती मारकर बैठ गई और जश्न को देखने लगी। कुछ मिनट वो यूं ही उसे देखती रही और उसके पलटने का इंतज़ार करती रही, लेकिन जश्न यूं ही करवट लिए लेटा रहा। अति ने अपने गले को एक दो बार खरासा, लेकिन फिर भी जश्न ने उसकी तरफ नहीं देखा। जितनी भी रात उन्होंने साथ बिताई थी, हमेशा जश्न उसकी गोद में सर रखकर सोता था। ऐसे में आज उसका यूं मुँह फेर कर सो जाना अति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो जश्न से साफ साफ कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। आप सो रहे हैं क्या? उसने मुश्किल से पूछा। ना, सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ। किसी भी बात का जवाब आप ढंग से नहीं दे सकते क्या? अति ने मुंह बनाकर कहा। जो बात ही ढंग की ना हो उसका जवाब ढंग से कैसे दिया जाए? जश्न ने कहा तो वो और ज़्यादा खींच गई। आपसे तो बात करना ही बेकार है। बात करना क्या, मैं तो बंदा ही बेकार हूँ। जश्न के जवाब से ज़्यादा अति उसके यूं ही मुंह फेरे हुए जवाब देने से चिढ़ रही थी। आखिर उसने ही हार मान ली और बेड पर लेटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाने चाहे, जश्न ने उसकी गोद में सर रख दिया और बोला, हरकतें भी बेकार ही हैं मेरी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। उसने कहा और अति का हाथ अपने बालों में रख दिया। अति के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे खुद नहीं पता था कि ये खुशी किस बात की है, लेकिन वो दुनिया जहाँ के दुख दिल में लिए भी इस पल में सबसे ज़्यादा खुश थी। अति ने उसके बाल सहलाने शुरू किए तो जश्न फिर से पलटकर उसके पेट से लग गया। अति एकदम से सिहर उठी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नए थे। मन में नई उमंगें सी दौड़ने लगती थी, सांसें तेज हो जाती थी, लेकिन जश्न के साथ उसे कभी भी गंदा महसूस नहीं होता था। आज तक उसने कभी किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया था। जब शेखर सुरेश उसे छूते थे और जब उसे नवीन जोशी के आगे परोसा गया था, तब तो वो जीते जी मरी थी। उसका मन करता था अपनी जान दे दे। उसे नफरत होती थी उन सब से, पर जश्न के साथ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में अलग ही हलचल सी होने लगती थी। जश्न को देखते हुए अचानक ही एक बार फिर रागिनी जी की बात उसके जहन में कौंध गई। तुम कैसी लड़की हो, ये तो इस बात से ही पता चलता है कि तुम्हें जश्न कहाँ से लेकर आया है और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रख रहा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रही हो? जब बिना किसी रिश्ते के एक पराये मर्द के साथ एक बिस्तर पर सोती हो तब तुम्हें शर्म नहीं? सही तो कहा था उन्होंने, हमारे बीच तो कोई भी रिश्ता नहीं, फिर मैं यहाँ आपके साथ आपके बिस्तर पर क्यों? ना ही आपकी कोई हक है मुझे यहाँ रखने का और ना ही मुझे कोई हक है यहाँ पर रहने का। पर आखिर आप मुझे अपने साथ रख ही क्यों रहे हैं, यहाँ से कहीं जाने नहीं देते? सोचते सोचते ही अति जश्न के बालों में अपने हाथ चला रही थी। जश्न सो चुका था और अब अति की भी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। अगली सुबह उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था, अभी दोनों ही इस चीज़ से अनजान थे। सुबह हुई तो जश्न फिर से अति को अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ था। बेबी डॉल हो तो तुम क्यूट, पर थोड़ी ना समझ और बेसब्र हो। कोई ना, तुम्हारे हिस्से की समझदारी और सब्र भी मैं रख लूँगा। जश्न ने अति के मासूम से चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो बेहद सख्ती से बोला, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो उसे फिर जश्न सिंह शेखावत की हैवानियत भी देखनी होगी। वो अपनी जगह से उठा तो अति की भी आंख खुल गई। आज कुंभकर्ण ने अपनी नींद कैसे त्याग दी, वो उसे देखते हुए बड़बड़ाया। अति ने घूरकर उसे देखा, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर बाथरूम में चला गया। अति उसे देखती रही। अभी सुबह होने में वक्त था, लेकिन आज महाशिवरात्रि थी, इसलिए आज खास पूजा होने वाली थी। नहा धोकर जश्न बाथरूम से बाहर आया तो अति दोबारा सो चुकी थी। उसने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। प्लीज़ 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 पानी मत चलाना, खुल गई मेरी आंखें, अति चिल्लाई और आगे की तरफ भागी। लेकिन आगे खड़े जश्न के साथ ही उसकी टक्कर हो गई और दोनों ही धड़ाम से नीचे गिर गए।
तब तक जश्न सावर भी आन कर चुका था, जिससे दोनों पर ही सावर का पानी गिरने लगा। अति जश्न के नीचे थी, कहाँ चट्टान सा जश्न और कहाँ मोम सी अति। दर्द से उसकी चीख निकल गई। जश्न जल्दी से खड़ा हुआ और उसे भी गोद में उठाकर बाहर बिस्तर में ले गया। अति दर्द से रोए जा रही थी, उसकी कमर पर चोट लगी थी और वो ठंड की वजह से कांप भी रही थी। जश्न ने उसके कपड़े उतारने की बजाय फाड़ ही दिए और जल्दी से उसे कंबल में लपेट लिया और फिर कबर्ड में से दवा लेने गया। अति हैरानी से उसे देख रही थी, कैसे ये बंदा इतनी सहजता से सब कुछ कर लेता है। उसके लिए ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि वो खुद पूरी तरह से सुन्न ही हो जाती है। जश्न उसे दवाई लगा रहा था और वो जश्न के चेहरे को देख रही थी, जो इस वक्त बेहद गंभीर था, जिस पर परेशानी साफ झलक रही थी। चोट तो उसे लगी थी, लेकिन शायद उसके दर्द का एहसास जश्न को भी हो रहा था। बस बस अभी ठीक हो जाएगा बेबी डॉल। मैं कोई बेबी नहीं हूँ, उसने रोते रोते ही कहा। पर हरकतें तो तुम्हारी 10 साल के बच्चे जितनी हैं। नहीं जी, मैं पूरी 17 साल की हूँ और 18 की होने वाली हूँ। फिर तो तुम नो डाउट बेबी डॉल ही हो, जश्न ने कहा, और फिर एकदम से उसके चेहरे के बिल्कुल पास आया और उसके कानों के पास अपने होठ लाते हुए बोला, माई बेबी डॉल। उसकी वो गर्म सांसें और मदहोशी भरी आवाज़ सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। ना वो जवाब दे पाई और ना ही अपनी जगह से हिल पाई, बस कंबल पर मुट्ठियाँ कसकर रह गई। उसकी हालत देखकर जश्न के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसने अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहनने लगा। उसने नीचे धोती पहनी थी और ऊपर कुछ भी नहीं था। उसे देखकर अति के होश उड़ रहे थे और अपनी हालत देखकर घबराहट हो रही थी कि अब वो क्या करे। जश्न ने उसे सोचों में देख अलमारी से उसके कपड़े भी निकाले और टेबल पर रख कर बोला, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अति ने उसे जाते देख राहत की सांस ली और तैयार होने के लिए उठ गई। घर के एक तरफ बड़ा सा महादेव का मंदिर बना हुआ था। जश्न बिना और कहीं देखे सीधा मंदिर की तरफ ही बढ़ गया। उसे जाते देख रागिनी जी ने मनीषा की तरफ देखा, जो ललचाई नज़रों से जश्न को ही देख रही थी। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, उन्होंने पूछा तो मनीषा ने एकदम से उनकी तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, आप तो बस देखिए कैसे आज उस लड़की को इस घर से बाहर फेंका जाएगा। उसके बाद दोनों के चेहरे पर ही एक साजिश भरी मुस्कुराहट थी। जश्न मंदिर में आ चुका था, जहां पंडित जी महापूजा की तैयारी कर रहे थे। अति तैयार होकर नीचे आई तो उसकी नज़रें जश्न को ढूंढने लगी। रमा आंटी ने उसे देखा तो उसे बताया कि जश्न मंदिर की तरफ गया है। अति भी उनसे मंदिर का पूछकर वहां आ गई। मनीषा और रागिनी भी अति को देखकर जल्दी से उसके साथ साथ ही मंदिर में आए। जश्न नीचे पाटे पर बैठा था और पंडित जी बस पूजा शुरू करने वाले ही थे। रागिनी जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बस जश्न को देख रही थी। जब से नियति तुम्हारी जिंदगी में गई है तब से तुमने ये पूजा नहीं की। वो हमेशा तुम्हारे साथ बैठकर ये पूजा करती थी। जब से वो गई है तब से ये महाशिवरात्रि तुम्हारे लिए कोई त्यौहार नहीं बल्कि मातम का दिन होता है। आज मैं देखती हूँ तुम कैसे ये पूजा करते हो। तुम क्या सोच रहे हो तुम इस लड़की को नियति की जगह दे दोगे? तुम खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो, हमें नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम 2 दिन दिखावा करोगे कि तुम नियति की जगह किसी और को दे सकते हो तो हम मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में नियति की जगह कोई नहीं ले सकता और आज ये बात साबित हो जाएगी। अति जश्न की तरफ देख रही थी। वो नीचे बैठने लगी तो रागिनी ने जल्दी से मनीषा को इशारा किया। मनीषा ने भी उसका इशारा पाकर जल्दी से अति को रोका और उसे जाकर जश्न के साथ वाले पाटे पर बैठने को कहा। उनकी बात सुन अति भी हैरान हुई कि आज उन्होंने इतने अच्छे से उससे बात कैसे की, लेकिन फिर ज़्यादा ध्यान दिए बिना वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अति जैसे ही नीचे बैठी पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। जश्न की आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरे अरे पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पराई लड़की को इस जगह पर बिठाकर आप ये पूजा कैसे शुरू कर सकते हैं? पंडित जी ने जैसे ही अति के हाथों में फूल रखे मनीषा ने उन्हें टोका। पंडित जी ने अपने हाथ रोक लिए और बोले,
माफ़ करिएगा, हमें लगा आप इस जगह पर आकर बैठी हैं तो आप इनकी पत्नी हैं। अरे पंडित जी, पत्नी कहाँ, ये लड़की तो इस पूजा में वैसे भी बैठने लायक नहीं है। जिनकी चरित्र मैले होते हैं उन लड़कियों से इतने शुभ काम नहीं करवाए जाते। ये आप क्या कह रही हैं यजमान, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी ने चौंकते हुए पूछा। अति के आंखों में उनकी बातें सुनकर आंसू आने लगे थे, लेकिन जश्न अभी भी ज्यों का त्यों ही बैठा था। रागिनी जी और मनीषा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। रागिनी जी ने मनीषा से फिर से इशारा किया तो वो आगे की तरफ बढ़ी और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, आप इस घर के पुराने पुरोहित हैं। पर अब आप ही बताइए, जो लड़कियां बिना किसी रिश्ते के पराये मर्द के साथ एक ही कमरे में दिन रात रहें, उन्हें क्या कहा जाता है। जो लड़कियां खुद मुंह काला करके औरों की रातें रंगीन करती हैं, उनके चरित्र भी मैले ही नहीं काले ही होते हैं। अब पुरुषों की तो 100 ज़रूरतें होती हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों को सिर्फ पैसों के लिए अपनी इज्जत तक दे देती हैं। मनीषा बकवास किए जा रही थी और अति उसकी बातें सुनकर रोए जा रही थी। उसने जश्न की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए वैसे ही बैठा था। एक दिन आपने मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचाया था, लेकिन आज आपकी वजह से ही उसे तार तार किया जा रहा है और आप यूं मुस्कुराते हुए बैठे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अति ने जश्न को देखते हुए मन ही मन कहा। पंडित जी ने अति को देखते हुए कहा, छी छी छी, घोर कलयुग आ गया है। वो भी अति को नफरत से देख रहे थे। मनीषा के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। वो बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी लड़कियां पूजा में बैठने लायक भी होती हैं। अरे आपने तो एक रखेल को पत्नी का दर्जा दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो ये पूजा तभी होगी जब आप इस लड़की को इस घर से बाहर निकालेंगे। अपने लिए इतनी गंदी बातें सुनकर रति अब वहाँ और नहीं रुक सकती थी, और ऊपर से जश्न का रवैया, वो बुरी तरह से आहत हो चुकी थी। वो अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन उसी वक्त जश्न ने उसके हाथ को पकड़ा और गुस्से से उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी नज़रें पंडित जी पर टिका दी। उसके गुस्से से जलती आंखें देखकर पंडित जी भी सहम गए। जश्न ने सामने पूजा की सामग्री की तरफ देखा और वहां रखी सिंदूर की डिब्बी उठाकर सारा सिंदूर मुट्ठी में भरा और अति के मांग पर सजा दिया। अति एकदम से ठंडी पड़ गई, कुछ कह भी ना सकी, बस जश्न की तरफ देखती रही। और कोई भी कुछ सोचता समझता उससे पहले ही वो सिंदूर अति के पूरे माथे को छुपा चुका था। ये क्या किया आपने। ये सिंदूर माँ पार्वती के चरणों से लिया गया था और सिर्फ पत्नियों के मांग में ही भरा जाता है, पंडित जी ने कहा। रागिनी मनीषा दोनों बुत बनी वो सब देखती ही खड़ी रह गई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ध्यान से देखिए इसे, पत्नी है ये मेरी, जश्न ने अति की तरफ देखकर कहा। अति की सांसें तो ऐसे चल रही थी जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस, और आंखें बड़ी हो गई थी, पूरा जिस्म काँप रहा था उसका। जश्न के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुनना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या किया तुमने जश्न, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती, रागिनी जी ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और बोला, खानदान भी मेरा और बीबी भी मेरी, आप चुप रहें तो बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर रागिनी जी अपनी मुट्ठियाँ कसकर रह गई। मनीषा भी गुस्से से अति को देख रही थी। उसका दिल कर रहा था अभी उसका गला दबा दे। जश्न पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी को तो आपने देख लिया, अब उस तरफ देखिए। कहते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया, जहाँ एक थाल भरा था जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। ये दान आज की पूजा के बाद आपको दक्षिणा में दिया जाने वाला था। अगर ये पूजा शुरू करनी है तो ठीक, वरना इस शहर में पंडितों की कोई कमी नहीं है। पंडित जी उसकी बात सुनकर दांत निकालते हुए बोले, अरे नहीं नहीं यजमान, आप गुस्सा हो रहे हैं। ये आपकी पत्नी है तो इन्हें इस पूजा में बैठने का और हिस्सा लेने का पूरा हक है। उन्होंने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पंडित जी ने जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू किया, अति ने जश्न से अपना हाथ छुड़वाया और एकदम से खड़ी होकर बोली, नहीं, मैं नहीं मानती हूँ इस शादी को, मुझे नहीं बनना इनकी पत्नी, कोई पूजा नहीं करनी मुझे। जश्न एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से अति को देख रहा था।
रखैल कभी पत्नी बन भी नहीं सकती, मनीषा बड़बड़ाई, लेकिन उसका बड़बड़ाना भी सब लोगों को साफ सुनाई दिया। जश्न की गुस्से में मुट्ठियां कस गई, लेकिन अब ये गुस्सा किस पर और कैसे निकलना था इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। उसने यूं ही बैठे बैठे अति का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया, जिससे अति सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। अगले ही पल जश्न ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैंने एक बार कह दिया तुम मेरी बीवी हो तो हो। तुम तो क्या सामने बैठे महादेव भी अब इस बात को झुठला नहीं सकते। उसके कहने में जो गंभीरता, जो शक्ति थी, अति उसका सामना कर ही नहीं पाई, यूं ही उसकी गोद में बैठी रह गई। उसके बाद जश्न ने पंडित जी की तरफ देखा और गुस्से से ही बोला, पत्नी को गोद में बिठाकर भी पूजा की जा सकती है ना। पंडित जी उसका गुस्सा देखकर जल्दी से सिर हाँ में हिला दिया तो वो आगे बोला, फिर देर किस बात की है, या फिर कोई और पंडित बुलाऊं। पंडित जी ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, जैसे कोई तोता कोई बात रट रहा हो। अति जश्न की गोद में बैठी थी और जश्न पूजा किए जा रहा था। अति का ध्यान पूजा में कम और जश्न के चेहरे पर ज़्यादा था। आपके लिए किसी और की मर्जी तो मायने ही नहीं रखती, बस हर जगह अपना हुक्म चलाना है। मैं इंसान हूँ, मेरी भी अपनी मर्जी है, इच्छा है, लेकिन आप हमेशा बस मुझे एक चीज़ की तरह ही समझते हैं, जिसे जब चाहे जैसे इस्तेमाल किया और जब चाहे जो कह दिया। पर अब नहीं, बहुत सहेली मैंने आपकी मनमानी। बेशक आपने मुझे खरीदा है, लेकिन ये सौदा आपका मुझसे तो नहीं हुआ। आप होंगे कहीं के राजकुमार, लेकिन मैं आपकी गुलाम नहीं, मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। मुझे खरीद कर भी आप कभी मुझे खरीद नहीं पाएंगे, अति मन में ही कह रही थी। पूजा संपन्न हुई। वैसे तो आपने सारा सिंदूर पहले ही अपनी पत्नी के मांग में भर दिया है, लेकिन अगर पूजा के बाद ये सिंदूर पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। पंडित जी ने दूसरी डिब्बी में रखे सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जश्न ने एक बार फिर से वो डिब्बी उठाई और पूरी की पूरी अति की मांग में भर दी। वैसे अगर एक चुटकी भी भरते तो बहुत थी, पंडित जी ने कहा। तो जश्न ने गुस्से से उन्हें देखा और बोला, मेरी बीबी, सिंदूर मेरा, मर्जी मेरी, आपको कोई दिक्कत? पूजा हो गई ना, आपका काम खत्म। उसके बाद उसने रमा आंटी को इशारा किया तो रमा जी ने वो दक्षिणा की थाल उठाकर उन्हें दे दी। तो पंडित जी खुश होकर वहाँ से चले गए। पंडित जी के वहाँ से जाते ही जश्न ने अति की तरफ देखा, जो अभी भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसके कानों में जश्न के कहे शब्द गूंज रहे थे, मेरी बीबी, मेरी मर्जी, सब कुछ सिर्फ आपका, किसी और की हाँ या ना आपके लिए मायने ही नहीं रखती। बेबी डॉल, जश्न ने उसे पुकारा तो वो वापस होश में आई। अगले ही पल वो एक झटके से जश्न की गोद में से खड़ी हुई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और अब आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम क्या, इस शादी को तो हम भी नहीं मानते, तुम्हें इस घर की बहू हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते। रागिनी जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तो जश्न भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मुझे समझ नहीं आता माँ, आखिर आप एक माँ होकर भी कैसे मेरी खुशियों को मना कर सकती हैं। जब आपको पता है कि मेरी खुशी अति में है, मैं उसे अपनी बीबी मानता हूँ, तो आप ऐतराज़ कैसे कर सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अपना सौतेला बेटा मानती हैं और इसलिए मेरी खुशियाँ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। जश्न की सहज भाव और चाशनी में लपेट कर कही गई बातें भी रागिनी जी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थीं। उन्होंने गुस्से में अति को घूरा और फिर जश्न की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है, उससे भी ज़्यादा स्नेह और ममता दी है। हमें तुम्हारी परवाह है, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं। आप ही तो कहती थी कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, फिर अब आप पति को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? जश्न ने उनकी बात बीच में काट कर फिर से सवाल किया। रागिनी जी अपनी ही बात में फंस रही थी। आज तक तो वो हमेशा जश्न से दोबारा शादी करने को कहती रही, लेकिन उन्हें क्या पता था सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं, इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि तुम दोबारा शादी करो। दोबारा शादी सुनकर अति ने नज़रें उठाकर जश्न की तरफ देखा। उसी वक्त जश्न ने भी अति की तरफ देखा। दोनों की एक पल के लिए नज़रें मिली। अगले ही पल अति ने उससे अपनी नज़रें फेर ली।
हम भी यही चाहते हैं, तुम दोबारा शादी करो, लेकिन किसी अच्छे ख़ानदान की लड़की से, जिनका समाज में कोई नाम हो, हैसियत हो, रुतबा हो। उनकी बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरी हैसियत इतनी है कि किसी और की हैसियत नहीं मेरे आगे खड़े होने की, और ये बात तो आप अच्छे से जानती हैं। उसका वो मुस्कुराकर ये बात कहना और रागिनी जी के तन बदन में आग लग गई। जश्न एक कदम आगे बढ़ा और अति का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे बिल्कुल अपने करीब खड़ा करते हुए बोला, और अब तो ये लड़की बीबी है मेरी, तो मेरा सब कुछ इसका हुआ, मेरी हैसियत भी, मेरा रुतबा भी और मेरा नाम भी। उसके कहने से रागिनी जी बुरी तरह चिढ़ रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, कहते हुए अति ने अपना हाथ छुड़वाया और फिर आगे बोली, ना ही मुझे आपका नाम चाहिए और ना ही आपका ये रुतबा, मैं आपको अपना पति कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते देख जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़रें मनीषा पर गई तो उसका चेहरे में फिर से किसी राक्षस की छवि दिखाई देने लगी। गुस्से से कांपता हुआ चेहरा और उभरी हुई नसें बता रही थी कि अब तूफान आने वाला है। मनीषा ने भी जब जश्न की नज़रें खुद पर पाई तो बुरी तरह से सहम गई। रागिनी जी की बातों में आकर उसने सांप के बिल में हाथ डाल दिया था, लेकिन अब सांप के डंक से तो उसे रागिनी जी भी नहीं बचा सकती थी। वो अपना एक कदम पीछे लेती उससे पहले ही जश्न उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ खींचते हुए दीवार तक ले गया। रागिनी जी ये सब देखकर एकदम से कांप गई और जल्दी से उनकी तरफ भागी। उन्होंने जश्न के हाथों से मनीषा की गर्दन को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जश्न अपनी आँख उगलती नज़रों से मनीषा को घूर रहा था। छोड़ो जश्न, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई की बीबी है वो, रागिनी जी उससे छुड़वाते हुए चिल्लाई। और जिसके बारे में इसने बकवास की वो मेरी बीबी है, जश्न गुस्से में गरजा। भाई! उसी वक्त हर्ष भी वहाँ पर आया। अभी तक वो सो रहा था, लेकिन अब बाहर का शोर सुनकर उसकी आँख खुल गई थी। वो जल्दी से भागता हुआ उनके पास आया और जश्न को पीछे खींचने लगा, लेकिन जश्न को थोड़ा सा भी हिलाना उनके बस की बात नहीं थी। मनीषा की हालत बुरी हो चुकी थी, चेहरा पूरा काला पड़ गया था और सांसें घुटनी शुरू हो गई। ऐसा क्या हुआ है भाई जो आप मनीषा की जान के पीछे पड़े हैं? प्लीज़ आप खुद पर काबू रखिए, वो मेरी पत्नी है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर्ष मनीषा को उससे छुड़वाते हुए बोल रहा था, लेकिन जश्न की पकड़ बहुत ज़्यादा कसी हुई थी। उसकी नज़रें सिर्फ मनीषा पर थी और वो बेहद गुस्से से कांपते हुए बोला, पागल हूँ मैं, और अगली बार मेरा पागलपन ना देखना हो तो मुझसे और मेरी बीबी से दूर रहना। इतना कहकर ही उसने एक झटके में मनीषा को छोड़ दिया तो वो जाकर नीचे फर्श पर गिर गई और सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। उसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखा और बोला, मुझे काबू में रहने के लिए बोलने से पहले अपनी बीवी को काबू में रखना सीखो, वरना आज तो जिंदा छोड़ दिया, इसे अगली बार नर्क में भेजकर ही छोड़ूंगा। हर्ष जल्दी से मनीषा की तरफ बढ़ा और उसे संभालने लगा। रागिनी जी भी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उन तीनों को एक नज़र गुस्से से देख जश्न अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सीढ़ियों पर एक कदम रखते ही उसकी नज़र ऊपर खड़ी अति पर गई, जो ना जाने कब से ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी, और अब उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। जश्न को ऊपर आते देख अति जल्दी से कमरे की तरफ चली गई। जश्न का ये रूप देखकर उसे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अलमारी से कुछ लिया और जल्दी से बाथरूम में चली गई। जश्न कमरे में आया तो अति को ढूंढने लगा, पर उसे वहां ना पाकर वो बाहर आने लगा, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अति बाहर आई। जश्न की नज़र उस पर गई तो उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अति ने इस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वो वही कपड़े थे जो वो उस कोठे से पहनकर आई थी। जश्न गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी घूरती और गुस्से से भरी नज़रें खुद पर पाकर एक पल के लिए तो अति भी सहम गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दूसरी तरफ निकलने लगी। वो उसके पास से गुजरती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कपड़े दोबारा पहनने की? जश्न ने गुस्से से गरजते हुए पूछा।
और आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरी मांग में सिंदूर भरने की? अति ने हिम्मत से पूछ ही लिया। उसके सवाल से उसकी बाँह पर जश्न की पकड़ और भी ज़्यादा कस गई। कुछ करने से पहले मैं किसी की परमिशन नहीं लेता, तो फिर ये उम्मीद भी क्यों रखते हैं कि कोई हर काम आपके हिसाब से करे, आपके कहे से कपड़े पहने, आपके कहे से खाए, आपके कहे से सोए और आपके कहे से बोले? उफ, मेरी बेबी डॉल का एटीट्यूड। बीबी बनते ही तेवर बदल गए तुम्हारे तो। पर आई लाइक इट। बात बात पर रोने वाली लड़कियां तो मुझे भी पसंद नहीं। अति उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यही तो बात है, आपको बस हर चीज़ अपनी पसंद से चाहिए। दूसरों की पसंद तो आप अपनी जूती तले रखते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, मैं ना ही आपकी बीबी हूँ और ना ही आपकी बेबी डॉल, और अब ना ही मुझे यहाँ रहना है। आपने मुझे उस जगह से बाहर निकाला, इसके लिए आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके एहसान के बदले ज़िंदगी भर आपकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी। जश्न उसकी बात सुनता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे छोड़ दिया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से एक सुर्ख लाल रंग का सूट निकाला और वापस अति के पास उसके आगे वो सूट बढ़ाते हुए बोला, नई नवेली दुल्हन पर लाल रंग बेहद जचता है, जल्दी से इसे पहन कर आओ। उसकी बात सुनकर अति ने वो कपड़े लेकर सोफे पर फेंक दिए और हंसते हुए बोली, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं, इसलिए दोबारा कह देती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी और अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाना है। मैं जो कपड़े पहन कर आई थी वही। चर्र की आवाज़ के साथ अति का पहना सूट आगे से पूरा फट गया। उसने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिया, लेकिन जश्न उसके बिल्कुल करीब हो गया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना, जश्न ने कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। आप मेरे साथ यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुमने मजबूर किया। माई बेबी डॉल। नहीं हूँ मैं आपकी बेबी डॉल, अति ने कहा और उसकी आंखों में नमी आंसू बनकर बाहर आने ही लगे कि उसके गाल से उस लुढ़कते हुए आंसू को जश्न ने जल्दी से अपने होठों से पी लिया और बोला, तुम मेरी बेबी डॉल हो और हमेशा रहोगी। जिद मत करो और प्यार से मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्यों, डर है आपको कि आपका असली रूप मेरे सामने आया तो मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे शायद आपकी पहली बीबी आपको छोड़कर चली गई। उसके साथ भी यूं ही ज़बरदस्ती करते होंगे आप। उसकी बात सुनकर जश्न का एक्सप्रेशनलेस चेहरा गुस्से से भर गया। वो अति के बिल्कुल करीब हुआ। अति कुछ बोलती कि उससे पहले ही जश्न ने अति की बोलती बंद कर दी। अति ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन उसके हाथों को अपने हाथों में जश्न ने जकड़ लिया। हार कर अति ने उसे खुद से छुड़वाने की कोशिश बंद की और उसे वो करने देती रही जो वो चाहता था। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, दोनों ही एक साथ जश्न अति को महसूस करवा रहा था। और इन सब में कब अति के हाथ भी जश्न के हाथों पर कस गए। थोड़ी देर बाद वो अति से दूर हुआ और अति के मासूम से चेहरे को देखते हुए बोला, अगर किसी और ने वो बकवास की होती तो उसका गाल लाल होता, लेकिन तुम्हें मारना तो दूर, मेरी बेबी डॉल, तुम पर तो मैं खुद ही मर जाऊं। जश्न ने कहा तो अति का दिल एकदम से धड़क उठा। वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने उसके हाथ छोड़े और उनमें वो कपड़े रख दिए जो वो उसके लिए अलमारी से लाया था। जल्दी से इन्हें पहन कर आओ, वरना अगर मैंने पहनाए तो इस बार 1 घंटा नहीं छोड़ूंगा। उसका इतना कहना था कि अति ने वो कपड़े कसकर पकड़ लिए और बाथरूम की तरफ भाग गई। उसने अंदर आकर सबसे पहले अपनी दौड़ती हुई सांसों को काबू किया, जो जश्न की करीबी से अभी भी तूफान बनकर उसके सीने में घूम रही थी। वो तो है ही ज़िद्दी और गुस्सा, लेकिन मुझे क्या कीड़ा काट जाता है? क्या होता है ये? जब वो पास आते हैं तो मैं खुद पर काबू खो देती हूँ। वो खुद से सवाल कर रही थी। तुम नहीं दे पाओगे उन सवालों का जवाब, बाहर आओ, मैं बताता हूँ। जश्न की आवाज़ आई तो वो एकदम से चौंक गई। इस बंदे ने मेरे अंदर कोई माइक तो नहीं फिट कर दिया? वो खुद को ही चेक करने लगी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो जश्न आईने के सामने खड़ा था। वो बेड की तरफ जाने लगी तो जश्न उसे देखते हुए बोला, अभी नहीं बेबी डॉल, सुहाग रात में तो अभी वक्त है, पहले तुम इधर आओ। उसकी बात सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने ले आया।
अति की हालत उसे खुद को ही समझ नहीं आ रही थी। वो इस बंदों की बातों पर गुस्सा करे या उन्हें सुन शर्माए, उससे डरे या सब कुछ किस्मत पर छोड़ उसके साथ उसकी ही दुनिया में खो जाए। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरों के सामने भी उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता, लेकिन उसकी मर्जी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता। आंखें बंद करना बेबी डॉल, जश्न ने कहा तो वो अपनी सोचों में से बाहर आई। बिना कोई बहस उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न की उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थी और अचानक से वो पूरी सिहर गई जब उसे जश्न के ठंडे होठ अपनी गर्दन पर महसूस हुए, जो चैन बंद करते वक्त उसके गर्दन से छू गए थे। उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल, जश्न ने कहा तो उसने अपनी आंखें खोली। हर्ष मनीषा को संभाल कर सोफे की तरफ ले आया था। उसने उसे पानी का गिलास दिया और आराम से सांस लेने को कहा, लेकिन मनीषा तो गुस्से से रागिनी जी को घूर रही थी। सिर्फ उनके कहने भर से ही उसने ये सब किया था। उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर वो ऐसा करेगी तो जश्न अति को घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन इन सब से तो अति परमानेंट ही इस घर में शिफ्ट हो गई। उसे बाहर निकालना तो दूर, जश्न ने उसके साथ शादी कर ली। अब उसका ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब ही रह गया। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जो जश्न भाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया? मैंने कितनी बार मना किया है तुमसे कि तुम उन्हें परेशान मत किया करो, उनके रास्ते में मत आया करो। कुछ परेशान नहीं किया मैंने उन्हें, सिर्फ सच बोला था। अब एक रखेल को रखेल नहीं तो उसने अभी इतना ही कहा था कि एक तमाचा उसके मुंह पर लगा जो हर्ष ने उसे मारा था। अब वो गुस्से से हर्ष को देख रही थी। हर्ष भी गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने इतनी बड़ी बदतमीजी की तो तुम्हें उनके हाथों से कभी छुड़वाता ही नहीं। अच्छा होता तुम वहीं मर जाती। इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। उसने जाते ही मनीषा अपनी जगह से उठी और रागिनी जी की तरफ बढ़ी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप खुद तो उसकी नज़रों में सही बन गई, लेकिन मुझे गलत बना दिया। आज मेरा जो इतना अपमान हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको कभी भूलने दूंगी। इतना कहकर वो फुफकारती हुई अपने कमरे में चली गई। रागिनी जी गुस्से से उसे जाते हुए देखती रहीं। बहुत गलत किया तुमने जश्न, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में भी ला सकते हो, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी, दूसरी शादी ही कर ली। लगता है अब मुझे अपना हुक्म का इक्का लाना ही पड़ेगा। उन्होंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उनके चेहरे पर इस वक्त षड्यंत्र भरे भाव थे। अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल, जैसे ही जश्न ने कहा अति ने अपनी आंखें खोलकर देखा। सबसे पहली नज़र उसकी उसके गले में पहने मंगलसूत्र पर गई, जिस पर जश्न की भी नज़रें थी। उस मंगलसूत्र को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। जे और ए अल्फ़ाबेट से बना मंगलसूत्र जश्न ने पहले ही बनवा रखा था, लेकिन क्यों? उसकी धड़कनों ने फिर से शोर मचा दिया। कभी खुद को देखती तो कभी जश्न को, और एक नज़र फिर उसने आईने में से खुद पर डाली। माथे में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और सुर्ख लाल सूट पहने वो सच में नई दुल्हन ही लग रही थी। रुको, एक कमी तो अभी भी है, जश्न ने कहा और फिर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी में एक साइड उसका लॉकर अटैच था। उसने अपने फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक किया और एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। ज्वेलरी बॉक्स लेकर वो फिर से अति के पास आया और उसे खोल कर आईने के सामने रख दिया। अति ने देखा तो वो बॉक्स चूड़ियों से भरा हुआ था, जिसमें बेहद कीमती डायमंड की चूड़ियाँ थी। उस बॉक्स में से चूड़ियाँ निकालकर जश्न अति के हाथों में पहनाने लगा, लेकिन अति ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बहुत अच्छा मूड है मेरा, प्लीज़ इसे ख़राब मत करो, जश्न ने उसे टोका। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखिए मैं मानती हूँ उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि आप मेरी मांग में सिंदूर भर बैठे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये शादी माननी ही पड़े। आप उस वक्त गुस्से में थे, लेकिन अब तो कोई गुस्सा नहीं है ना, फिर आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ना ही कोई मेरे चरित्र पर सवाल उठाएगा और ना ही आपको मेरी रक्षा करनी होगी। और वैसे भी इन सब चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं है, ये सब चीज़ें तो किसी और की। चुप, जश्न ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अगर मुझसे प्यार लेने का मन है तो यूं ही बता दो, क्यों मुझे जानबूझकर नाराज़ करके गुस्सा दिला रही हो? और फिर तुम पर मेरा गुस्सा कैसे निकलेगा ये तुम भी जानती हो।
ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके दिमाग का वहम है। ज़बरदस्ती किस करने से प्यार नहीं होता, अति ने कहा और अपनी नज़रें झुका ली। अच्छा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कब की? हाँ, पहले थोड़ी देर सब कुछ मेरी तरफ से था, लेकिन उसके बाद तो तुम भी मेरा साथ पूरा दे रही थी। जश्न ने कहा तो अति के गाल ना चाहते हुए भी गुलाबी हो गए और आंखों में शर्म तैरने लगी। ना जाने क्या हुआ उस पल में, जो वो पलट कर एकदम से जश्न के सीने से लग गई। शायद कुछ उम्र का पड़ाव, ऐसा तो कुछ नया नया इश्क अपना रंग बिखेरने में लगा हुआ था। जश्न ने उसे यूं देखा तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ा झुककर वो चूड़ियां फिर से उठाई और उसके हाथों में पहनाने लगा। इस बार अति भी उसे नहीं रोक पाई। जश्न ने उसे चूड़ियां पहनाते हुए भी एक बार फिर से पलटकर आईने के सामने कर दिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, सामने आईने की तरफ देखना। अति ने मुश्किल से नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा। कहाँ वो 5 फुट 2 इंच और कहाँ जश्न पूरा 6 फुट। वो बिल्कुल मासूम सी और जश्न का चेहरा ऐसे जैसे हरदम गुस्सा नाक पर बैठा हो। क्या तुम्हें सामने आईने में कोई दाग दिखाई दे रहा है? जश्न ने पूछा तो एक नज़र आईने को देख उसने अपना सिर ना में हिलाया। जश्न मुस्कुराया और बोला, जैसे ये आईना बिल्कुल साफ़ है, इसमें एक भी दाग नहीं। वैसे तुम्हारा चरित्र भी बिल्कुल साफ़ है। और रही बात हमारी शादी की, तो जश्न सिंह शेखावत जो भी करता है गुस्से या खुद पर काबू खोकर नहीं, अपनी मर्जी से करता है। किसी और की मर्जी ना उसके सामने चली है और ना ही चलेगी। सामने वाला अगर इस घमंड में है कि मेरी कोई प्रतिक्रिया उसकी वजह से हुई है, तो ये उसका घमंड नहीं, बेवकूफ़ी है। अति उसकी बातों को सुनती रही, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। समझ आता भी कैसे, सारा ध्यान तो उसका जश्न के चेहरे पर था। उसके बाद उसने फिर से अति को पलटकर अपने सामने किया और उसे खींच के बिल्कुल करीब कर आखिरी चूड़ी अति के हाथों में पहनाते हुए बोला, इन चीज़ों पर बेशक हक मत जताना, लेकिन मुझ पर अपना हक कभी मत छोड़ना। मुझ पर और मेरे प्यार पर हमेशा तुम्हारा हक होगा। मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत। उसका मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत। अति के दिल में कई तारे एक साथ छिड़ गया। अब तुम मुझे यूं ही देखती रहोगी या फिर नई नई शादी की रस्में भी निभाओगी? जश्न ने कहा तो अति हैरानी से उसे देखने लगी। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड पर ले गया। वो खुद बेड पर बैठ गया और अति को अपने सामने ही खड़ा रखा और फिर अपना चेहरा उसके पेट से लगा लिया और बोला, बहुत भूख लगी है। अगर अपनी नई नई बीवी के हाथों से कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात हो। सुना है शादी के बाद पहली रसोई की रस्म बहुत अहम होती है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हें कुछ बनाना भी आता होगा। उसकी बात सुनकर अति उससे अलग हुई और घूर कर उसे देखने लगी। मतलब मेरा अंदाज़ा सही था, तुम्हें बस मुंह बनाने आते हैं और आंखें निकालनी आती है, जश्न ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन उसको जवाब देने की बजाय वो दरवाजे की तरफ पलट गई। कहाँ जा रही हो? जश्न ने पूछा तो वो बिना पलटे ही बोली, गैस चूल्हा अपने अलमारियों में तो रखा नहीं होगा, पर आपका बस चले तो रसोई भी इसी कमरे में बनवा दें। लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ, अगर आपको मेरे हाथों से बना खाना खाना हो तो नीचे आ जाइएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। पीछे जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहा और बड़बड़ाया, आए मेरे बीबी के तेवर, और फिर मुस्कुराते हुए ही उसके पीछे पीछे चल दिया। सच में यार बड़ा मन दुख रहा है। इतनी क्यूट सी स्टोरी है, फिर भी ना कमेंट्स, ना लाइक और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स और लाइक ज़्यादा आते तो शायद व्यूज़ बढ़ जाते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मन ही नहीं कर रहा है स्टोरी बनाने का। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं स्टोरी यहीं बंद कर दूँगी। ऐसे व्यूज़ पे तो स्टोरी नहीं अपलोड की जा सकती है ना। चलिए ठीक है, आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।